अच्छा, लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मेरी जी आवाज सही आ रही है? ठीक है जी। Okay, so by considering charge carrier and lattice vibration, use band theory to explain the change of resistance of an intrinsic semiconductor with change of temperature. तो ये बैंड थ्योरी हमने यूज करना है। तो हमारे पास इस तरह होता है कि अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, फिर ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, इस तरह ऊपर जाओगे तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, यानी इस शेल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस शेल, एंड इट्स दिस शेल एनर्जी विल बी लेस देन दिस शेल एनर्जी। ओके, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपके शेल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह हो जाता है कि बहुत सारे एटम्स जब आपके जो आपका सॉलिड होता है सही, उसमें बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे एटम्स जब आपके मिल जाते हैं तो उनके शेल्स भी एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। ओके, इस तरह। तो उनमें ये एक बैंड बन जाता है इस तरह। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उनमें एक बैंड बन जाते हैं। तो एक बैंड बैंड इस तरह होता है कि आपका एक वैलेंस बैंड होता है। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो होगी वो ईवी हो जाएगी। एक आपका कंडक्शन बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन वैलेंस बैंड होती है। ओके, सही है। सो दैट्स इक्वल टू ई सी। सो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। मतलब 0 बैलेंस केल्विन पे बैंड में होता है। ये सारे 0 केल्विन पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। और जैसे आप रूम टेम्परेचर पे चले जाओ या थोड़ा सा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर लो तो उस टेम्परेचर पे आपका ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन कर लेते हैं। दैट एनर्जी इज इक्वल टू दिस ईसी और ग्रेटर देन ईसी। तो वो एनर्जी गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं तो फिर आपका करंट, देन करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, फिर फ्लो आपका करेगा। करंट की वैल्यू होगी। ओके, सो करंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से आपका करंट आपके पास। सर ये शुरू में था कि काफी ज्यादा एटम्स जो है वो मिल जाते हैं। जी जी, काफी एटम्स, यानी सॉलिड में बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं और एक दूसरे के जी बहुत करीब होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस पे जी होते हैं, सॉलिड में बहुत जी। करीब होते हैं। सॉलिड में बिल्कुल करीब होता तो है जी। वो जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उनके शेल होते हैं, तो शेल भी एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, वो एक बैंड बना ठीक देते हैं। सही है। और जी ये एक्चुअल में इस तरह नहीं होता जिस तरह सिंपल आपके बुक में गिवन है कि इस तरह ये वैलेंस बैंड हो गया, ये फिर फॉरबिडन बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो गया। इस तरह सिंपल नहीं होता, वो बहुत, यानी उसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा होता है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने समझाने के लिए आपको बस ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको शो किए। तो ये जी इसका आंसर भी यही है कि इन्होंने क्या किया कि बाय कंसीडरिंग चार्ज कैरियर एंड लेटेस्ट वाइब्रेशन यूज्ड व्हेन यू एक्सप्लेन द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद चेंज ऑफ टेंपरेचर। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अनलाइक मेटल, अनलाइक कंडक्टर। सही है। तो यहाँ पे क्यों डिक्रीज होगा? वो डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि आपका जो मेटल होते हैं ना, मेटल में उसमें जो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हो तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी वाइब्रेशन में। ये मूवमेंट कर रहे होते हैं तो सारी एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं वाइब्रेशन में, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर में हमारे पास ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ये उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। यानी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर लो तो इट मीन्स कि आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। एनर्जी इंक्रीज मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर लेगा, वाइब्रेशन में यूटिलाइज नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ तक वो उसको यूटिलाइज करेगा। तो इट मीन्स कि आपका करंट इंक्रीज हो गया। तो जब करंट इंक्रीज हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका रेजिस्टेंस कम हो गया, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सही है। तो जी यही फेनोमेनन, तो यही इसका आंसर भी यही है। At 0 Kelvin, valence band is filled and conduction band is empty. As temperature rise, electron gain energy and move into the conduction band, creating positive holes in the valence band. तो यहाँ पे आपका होल बन जाता है। होल मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज नहीं कहना। ओके, ज्यादा स्टूडेंट इसको कहते हैं कि जी। पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये एक्चुअल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स के होल हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे होल बन गया। तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा उस जगह पे जहाँ पे होल बनेगा। नहीं, वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट जस्ट फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इसके बहुत सारे वो इसमें ये भी क्वेश्चन आपके माइंड, इसमें अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों करंट फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्यों नहीं करता। तो इसका एक बात तो यही है कि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं ना वो 1840 टाइम्स हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ज़्यादा हैवियर होता है जी। मास ऑफ प्रोटॉन इज
1840 times heavier than the mass of electron. तो जब मास ज्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगी, क्योंकि मोमेंटम p इक्वल टू mv, तो जब मास ज्यादा होगा तो जी वेलोसिटी कम होगी। तो ये तो जी मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कम होता है, लाइट होते हैं, तो इस वजह से ये होते हैं। करंट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आप पे बात आ जाती है कन्वेंशनल करंट की। तो हमारे पास कन्वेंशनल करंट में हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं कि करंट फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, तो कन्वेंशनल करंट में। लेकिन यहाँ पे जब बुक में भी आप मेंशन करोगे तो बुक में आपने कन्वेंशनल करंट मेंशन करना है। यानी बुक में फॉर एग्जांपल आप इस तरह बैटरी ले लो डिफाइंड जी, तो ये पॉजिटिव माइनस, तो यहाँ पे आपने इस तरह एरो डालने हैं, इस तरह नहीं। इलेक्ट्रॉनिक करंट आपने रिप्रेजेंट नहीं करना, कन्वेंशनल करंट ही आपने लेने हैं। जहाँ पे भी आपने जी करंट का डायरेक्शन आपने कन्वेंशनल करंट लेना है। और यहाँ पे एक्चुअल कन्वेंशनल करंट आपके माइंड में यही आएगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यहाँ तक सही है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक करंट भी एक्चुअली हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। लाइक हमारे पास लेट से 5 वोल्ट की बैटरी है। ओके, तो इट मींस के यहाँ पे मेरे पास 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे मेरे पास 5 नेगेटिव चार्जेस है, 1 2 3 4 5। ओके, इलेक्ट्रॉनिक करंट को मैं ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस पाथ को फॉलो करेगा इस तरह, जी, और एक को वहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो अब कितने बच गए? ये इतने बच गए। जी ओके, करंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया और वो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये कह दूं कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं था, ये कन्वेंशनल करंट था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया है और यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं, सेम ही इफेक्ट वही एक्चुअल। कम होगा, उतना ही कम होगा। वो भी कम होगा, ये भी कम होगा। तो एक्चुअल में आपका जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, ठीक है। लेकिन हम वो डायरेक्शन, बस आपने डायरेक्शन इस तरह करना है कि उल्टा करते हैं जी। उल्टा करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ओके, एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉन जी फ्लो करते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी के लिए हम कहते हैं कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हमने लेना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जिस तरह वो आम सोसाइटी में कहते हैं ना, वो कन्वेंशन को, उन्हीं कन्वेंशन को इन्होंने यहाँ पे भी फॉलो किया कि पॉजिटिव चार्ज ही जी फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ से। ये पॉजिटिव सुपीरियर है इसके नेगेटिव, इन्होंने इस तरह किया है। तो एक्चुअल में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट इतना वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन वैसे लोग लगता है कि इसमें। अच्छा, next question. So resistance decrease and the current increase. Lattice vibration increase, but the effect due to increase in charge carrier reduce resistance far greater than the effect of increased resistance due to lattice vibration. सही है? यानी आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो उसको lattice vibration में वो यूज नहीं करता, वो वहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसफर होने में, from valence band to conduction जी band. अच्छा, next question is the width of the forbidden game and the width of the forbidden band and the number of charge carrier occupying each band depend on the nature of the solid. By considering charge carriers and lattice vibration, use band theory to explain the change of resistance of an intrinsic semiconductor with change of temperature. तो ये वही बात है, सेम क्वेश्चन है। At 0 Kelvin, valence band is filled, conduction band is empty. As temperature rise, electron gain energy to enter conduction band, and positive holes are formed in valence band. Lattice vibration also increase, but effect due to increase in charge carrier outweigh effect due to the increase in lattice vibration. So current large and ये वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हुआ है। इसको आप बाद में रीड कर लो तो आपको समझ आए। द वेट ऑफ ए बारबेडन गेट एंड द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑक्युपाइंग इन ईच बैंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोल। यूज बैंड टू एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ सेम। ये तो वही क्वेश्चन ही है। मेटल जी इन मेटल कंडक्शन बैंड ओवरलैप वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन नो। तो इसमें उन्होंने वही बात देखी, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ली। सही है कि हमारे पास मेटल में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो सारी वाइब्रेशन, लेटेस्ट वाइब्रेशन में यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। A light dependent resistor consists of an intrinsic semiconductor. Use band theory to explain the dependence on light intensity of the resistance of the LDR when it is at constant temperature. तो यहाँ पे भी इंक्रीज नंबर ऑफ चार्ज के लिए इंक्रीज करंट और इंक्रीज करंट या इंक्रीज इंटेंसिटी। सही है, आप जितने ज्यादा फोटॉन्स को आप स्ट्राइक करोगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी जी होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, करंट होगा, जितने उतना ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस। निकलेंगे उतना उतना ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले उतना कम करंट होगा, उतना ज्यादा करंट होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा। जी लाइट इंटेंसिटी होगा। सही है, तो लाइट इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। ओके, सो अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल को कर लेते हैं।
अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय फोटोन। तो फोटोन हमारे पास पार्टिकल, ये आपके पार्टिकल नेचर को शो करता है फोटोन, तो ये, और इसमें दूसरी बात यह है कि फोटोन का मास 0 होता है। ओके, फोटोन का जो जी मास होता है वो 0 होता है, और इसका मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इसका होगा मोमेंटम होता है जी, होता है यहाँ पे ये सर, बहुत। 1 मिनट नोट हो रहा है ओके देखो। ओके। जी सर। अच्छा, photon is the type of elementary particle, okay, and it is the quantum of electromagnetic field, including electromagnetic radiation such as light and radio waves. फोटोन का जो मास होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका जो मोमेंटम होता है दैट्स नॉट इक्वल टू 0, सही है, और इसका जी जो स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is equal to 3 times 10 power 8 meter per second, ओके, और इसका मास तो 0 होता है, लेकिन इसका एनर्जी 0 नहीं होता, एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से यहाँ पे सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि मास तो 0 है तो मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, लेकिन फोटोन का मोमेंटम 0 नहीं है, और एनर्जी भी 0 होना चाहिए, लेकिन इनका एनर्जी भी 0 नहीं है। इसके बारे में रिसर्च जारी है कि हमारे पास इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसको इन्होंने अभी तक सेटिस्फाई किए इस इक्वेशंस को। वैसे हमारा माइंड तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि मास आपको 0 है तो मोमेंटम भी 0 नहीं होगा और एनर्जी भी 0 नहीं होगा, लेकिन इसको इन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू, इसके थ्रू इन्होंने इसको सेटिस्फाई किया, और ये लोग कह रहे हैं, साइंटिस्ट अभी तक जितने भी उनका जो कंसर्न वो यही कह रहा है कि ये हमारे पास सही है, ये इक्वेशन ट्रू है। तो इसको आप भी बस या तो इसको याद कर लो, और क्योंकि इसके अलावा तो, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकली ज्यादा नहीं है। जी मैथमेटिकली उन्होंने इसको वो प्रूफ करवाया ना, तो ओके मैथमेटिकल का तो कुछ नहीं होता। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2+2 क्या होता है, तो आप कहे तो 4, वो कहते हैं कैसे 2+2 इज इक्वल टू 4, तो आप तो ये नहीं बता सकते, आप कहते हो मैथ्स बता रहे हैं कि 2+2 इज इक्वल टू 4। इस तरह श्रोडिंगर इक्वेशन भी आपको बताता है कि नहीं, मास आपका 0 होगा, लेकिन मोमेंटम आपका 0 नहीं होगा, एनर्जी भी आपकी 0 नहीं होगा। आप कहोगे कि कैसे, तो वो कहेगा कि नहीं मुझसे ना पूछो, बस ये इसी तरह होता है। जी सर। सही है, तो फोटोन में आप ये सारी बातें लिख लो, ओके। अच्छा, ये मास का स्पेशली लिख लो, मास हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम, ये 3 चीजें आपने जरूर लिखनी है। दूसरी बात ये कि स्पीड का भी लिख लो, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ओके, इट इज द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट एंड रेडियो वेव्स, ये सारे फोटोन हैं। अच्छा, पार्ट 2 शो दैट द फोटोन एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर इज 5.6 at 10 to the power minus 19 जूल। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू f लैम्डा, ओके। सो आपको फोटोन एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना जूल। अच्छा, वेवलेंथ हमें गिवन है, सो आपको वेवलेंथ भी यहाँ पे गिवन है, और वेलोसिटी दिस इज c इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ पे आप 3 जी 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 350 टाइम 10 की पावर -9 हो जाएगा, सो दैट्स इक्वल टू f। इससे आपके पास f आ जाएगा, एंड E इज इक्वल टू h f, वेयर h इज 6 h is 6 टाइम 10 की पावर माइनस 23। अच्छा, h आपके पास क्या वैल्यू क्या है, मैं भूल गया हूँ। एक मिनट सर, मैं लिख लिया। Okay, that is 6.62 times 10 to the power minus 34. 6.62 times 10 to the power minus 34 joule second. Okay, बस हो गया। ओके, सो यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि 6.62 टाइम 10 पावर माइनस 34 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आप 3 टाइम 10 पावर 8 डिवाइड बाय 350 टाइम 10 पावर माइनस 9। तो इसको आप चेक कर लो कि आपके पास ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, होपफुली आपके पास आएगी। -5.67 10 raised to power -17।
नहीं कैसे मैं दोबारा ओके कैलकुलेटर से करते हैं। ओके आपके पास आ रही है 5.67428 टाइम 10 पावर माइनस 19 जी सही है 5.674 टाइम 10 पावर माइनस ओवर 19 है 19 जी वही वैल्यू आपके पास आ रही है ओके ओके सो नेक्स्ट part state the value of ratio speed energy of photon of light of wavelength 700 nanometer energy of photon of light of wavelength 350 nanometer तो यहाँ पे आपने E is equal to HF where F is equal to H C by lambda HC by lambda तो इसी फार्मूला को आप यूज कर लो तो एक में आपका 700 नैनोमीटर आ जाएगा दूसरे में आपका 350 नैनोमीटर आ जाएगा तो जो एनर्जी फॉर 350 नैनोमीटर दैट विल बी greater than the energy for 700 nanometer wavelength okay तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास पॉइंट में आएगा एंड दैट इज लेस देन 1 क्योंकि एनर्जी ऑफ 350 नैनोमीटर विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर तो डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर हो जाएगा नोमिनेटर से तो ये वैल्यू आपके पास लेस देन 1 होगा तो इसको आप पेयर कर लो एंड होपफुली आपके पास सही आंसर सिंपल है ओके कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करना अच्छा आप इस तरह कर लो कि 350 डिवाइड बाय 700 कर लो ये इसका आंसर है 1/2 1/2 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा आपके पास जी 1/2 सो 0.5 इज द आंसर क्योंकि आपका HC 350 डिवाइड बाय 700 क्यों किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आपका E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा ओके तो HC आपका कांस्टेंट है तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो आपका लैम्डा 1 हो जाएगा इसके लिए 1 बाय लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 ऊपर आ जाएगा और ये 700 का लैम्डा नीचे आ जाएगा तो 700 तो 350 डिवाइड बाय 700 हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है अच्छा पार्ट बी टू बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप समझते हो व्हिच इन्वॉल्व ओनली वन वेवलेंथ ओके आपका लैम्डा 1 की इक्वल हो सो दैट इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट have similar intensities the light in one beam has wavelength itna and the light in the other beam has wavelength 700 nanometer the two beams are incident separately on three different metal surface the work function of each of these surface is shown in figure 5.1 explain what is mean by the work function of the surface so work function हम किसको कहते हैं बस work function is actually the energy required for the electron required to extract electron from the metal okay ये आप अपने वर्ड्स में फिर लिख लो इसको work function simple है state what combination if any of monochromatic light and metal surface could give rise to photoelectric emission give a quantitative explanation of your answer तो हमने quantitatively means कि आपने इसको mathematical explanation देना है तो इस तरह आप कर लो कि वर्क फंक्शन आपको ये माना है ओके और आपको लाइट इन वन बीम हैज वेवलेंथ इतना एंड आप इसका एंड द अदर बीम हैव वेवलेंथ इतना तो इन दोनों बीम्स का आप इस तरह कर लो कि एनर्जी फाइंड कर लो 350 का एनर्जी और if any molecular light and metal surface could give rise to photoelectric emission give a quantitative your answer तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होगा if any होगा तो आप इस तरह कर लो कि इसका एनर्जी फाइंड कर लो 700 का वो आपका E is equal to HC तो 6.67 times 10 to the power minus 34 times 3 times 10 to the power 8 divided by 700 times 10 to the power minus 9 हो जाएगा दूसरे के लिए आप भी इस तरह फाइंड कर लो एनर्जी फाइंड करने के बाद हमने फिर इसको कंपेयर करना है वर्क फंक्शन के साथ अगर दोनों का एनर्जी ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन होगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा
लेकिन हमने कॉम्बिनेशन को ढूंढना है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने कॉम्बिनेशन में देना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। सर पहले का आ रहा है 2.83 10⁻⁻19 एनर्जी 750 वाले की 700 वाले की सॉरी 700 की 2.837 10⁻⁻19। अच्छा इसको डिवाइड कर लो 1.67 टाइम 10 पावर नहीं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.67 टाइम 10 पावर -19 होता है या 1.6 टाइम 10 पावर -19 1.6 10⁻⁻19 हाँ तो ये जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा फिर। तो क्या आ रहा है इससे ठीक ठीक 2.83 डिवाइड बाय 1.6 कर लो, ये दूसरा तो कट जाएगा दूसरे के साथ। आ जाएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे का चेक कर लो। दूसरा हो जाएगा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.54 वेट 6.6 आपने 6.67 लिए यहाँ पे दूसरे वाला था सर 6.62 है ये दिस इज 6.62 so 6.62 जी 6.62 लिया मैंने 6.62 ही लिया है ओके सो मैं इसको चेक कर लेता हूँ 24/8 डिवाइडेड बाय 1.775 ओके 1.78 हो जाएगा। एंड ये क्या आ रहा था आपके पास 3.546 तो 3.55 हो जाएगा ओके सो आपकी जो ये एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ओके पोटेशियम का ये निकालना है नहीं आपने बस यही बताना है कि हमारे पास ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पे मेंशन करना है ओके इन्हीं लाइंस में और उनको यही बताना है कि हमारे पास जो वेवलेंथ 350 का जो एनर्जी है दैट इज 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम ओनली ओके सिर्फ पोटेशियम को वो सेटिस्फाई करे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सिर्फ पोटेशियम मेटल का होगा मैंगनीज एंड टंगस्टन का हमारे पास नहीं होगा ठीक क्योंकि उनका वर्क फंक्शन ग्रेटर देन उनकी डिमांड ज़्यादा है जबकि पोटेशियम का डिमांड इतना नहीं था तो इसको ये जो हमारे पास बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक जो लाइट्स हैं तो ये इसी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बाकी को नहीं कर रहा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए बाय रेफरेंस टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेट व्हाट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिंपल वही फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी जिस that frequency through which we can Emission हो extract जाती है electron from the metal surface yeah through which we can do photoelectric emission जी अच्छा question number 8 part B the surface of a zinc plate has a work function of 5.8 times 10 to the power minus 19 joule in a particular laboratory experiment ultraviolet light of wavelength etna nanometer is incident on a zinc plate a photoelectric current I is detected. In order to view the apparatus more clearly, a second lamp emitted light of wavelength 450 nanometer is switched on. No change is made to the ultraviolet lamp. Using appropriate calculation, state and explain the effect on the photoelectric current of switching on this second lamp. तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि हमारे पास एक जिंक प्लेट है ओके जिंक प्लेट पे हमने क्या किया हमने जिंक प्लेट पे लेबोरेटरी में इस पे एक लाइट स्ट्राइक किया और लाइट का जो वेवलेंथ था वो 120 नैनोमीटर था। तो जब लाइट स्ट्राइक करने के बाद हमारे पास करंट फिर जीरो नहीं था हमें आउटपुट पे करंट मिला ओके लेकिन जब मैंने दूसरा लाइट जिसका जो वेवलेंथ है दैट इज 450 नैनोमीटर वो जब मैंने स्ट्राइक किया तो मेरे पास चेंज इन करंट जीरो आ गया मींस के कोई चेंज नहीं आया। तो इसको आप एक्सप्लेन कर लो बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन। तो आप इस तरह कर लो कि 120 नैनोमीटर का
आपने एनर्जी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो इससे आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी एंड दैट इज होपफुली दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 450 नैनोमीटर का एनर्जी फाइंड करना है एंड होपफुली जी दैट विल बी लेस देन द वर्क फंक्शन। तो आपने फिर यही बताना है कि हमारे पास ये वर्क फंक्शन से इसकी एनर्जी कम है, तो इसी वजह से चेंज इन करंट नहीं आ रहा था। सही है। अच्छा, अगर इसकी एनर्जी ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन आ गया तो फिर आपके पास चेंज इन करंट आएगा कि नहीं? आएगा, क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन से जब ज्यादा हो जाएगी तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो उसका मतलब जी, वो इट करंट भी मीन्स फ्लो कि करेगा। हमें आइंस्टाइन ने बताया था कि आपका जो एक बीम होता है ना, एक बीम वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप दो बीम को ले लो, तो एक आपका वेवलेंथ 120 नैनोमीटर, दूसरा आपका 450 नैनोमीटर, और इसका जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। सो ये आपका एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इट मीन्स आपका इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। सही है? लेकिन यहाँ पे इन्होंने ठीक है, ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बताया कि नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही, तो ये आप फिर इसी तरह एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेव पार्टिकल डुअलिटी आ जाती है। तो वेव एक्सहिबिट डुअल नेचर ऑफ बीम वेव इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। आपके इंटरफेरेंस हो गए, आपके रिफ्लेक्शन होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा, आपका डायफ्रैक्शन होगा, ये वेव प्रॉपर्टीज हैं। आपके जो पार्टिकल जी ये नेचर है, हमने किया था पहले। जी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आप क्वांटम इफेक्ट, इसमें रिकम्बिनेशन, पेयर प्रोडक्शन, ये सब उसका पार्टिकल नेचर एंड हैविंग मोमेंटम एंड एक्सर्ट प्रेशर सिमिलर पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पे जब आप इंटरफेरेंस करोगे या डायफ्रैक्शन करोगे तो उस टाइम ये आपको पार्टिकल नेचर शो नहीं करेगा, उस टाइम आपको ये वेव नेचर शो करेगा। सही है। और जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करोगे या क्वांटम इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन करोगे तो उस टाइम आपको ये पार्टिकल नेचर शो करेगा और आपको ये वेव नेचर शो नहीं करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी आपके सामने टेबल पड़ा है, आपको टेबल नजर आ रहा है जब आप उसको देख रहे हो, लेकिन जब आप इसको नहीं देख रहे तो फिर आपको ये नजर नहीं आ रहा। अब आपके सामने टेबल है, आपको नजर आ रहा है, जी जब आप उसको देखोगे तो आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप इसको नहीं देखोगे तो ये आपको नजर नहीं आएगा। तो ये भी चलेगा। डुअलिटी भी इसी तरह है। जब आप इंटरफेरेंस करोगे तो आपके पास वेव नेचर आएगा, पार्टिकल नेचर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इंटरफेरेंस को नहीं देखोगे तो फिर पार्टिकल नेचर आएगा। इंटरफेरेंस को देखने नहीं देखने का मतलब है कि इंटरफेरेंस की जगह आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करोगे तो उस टाइम आपको पार्टिकल नेचर आएगा। तो उस टाइम, पार्टिकल नेचर जी, आएगा। उस टाइम आपको वेव नेचर नहीं आएगा क्योंकि आप इंटरफेरेंस को नहीं देख रहे हैं। तो उसी तरह जिस तरह आपके सामने टेबल है, आप ये टेबल को देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब आप टेबल को नहीं देखोगे तो फिर आपको टेबल नजर नहीं आएगा। तो उसी तरह ये भी है। ये ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था पहले, साइंटिस्ट जी ने किया था, जी वो जी कैमरे भी उन्होंने लगा दिए थे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो वेव नेचर शो कर रहा था, तो रास्ते में पता नहीं कहीं पे वो पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट होकर चले जाता था। तो जब वो कैमरा ऑन कर लेते थे, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे कैमरा रख दिया, यहाँ पे कैमरा रख दिए, तो वो जो आ रहा था तो वेव नेचर शो कर रहा था, लेकिन रिजल्ट आपका पार्टिकल नेचर दे रहा था। तो फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब एक चीज को हम देखते हैं तो वो हमें नजर आता है, लेकिन जब एक चीज को हम नहीं देखते तो हमें नजर नहीं आता। ये उन्होंने फिर कोई अजीब सी वो स्टेटमेंट दी थी। अच्छा, सिमिलर ये पार्टिकल है सच एज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनहेबिट डुअल नेचर ऑफ बीइंग पार्टिकल, ये भी हमने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये क्वांटम इफेक्ट था, सही है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कर चुका था। स्कैटरिंग ऑफ जी एक्स-रेज बीम ऑफ एक वेवलेंथ फॉल ऑन ग्रेफाइट क्रिस्टल। अच्छा, ये एक्स-रेज उन्होंने ग्रेफाइट क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक किया, इट स्कैटर आफ्टर कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और ये स्कैटर हो गया। देयर इज ए चेंज इन वेवलेंथ टेक प्लेस, वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट। ये मैंने आपको डिस्कस किया था, क्वांटम इफेक्ट। वी हैव टू प्रूव इट इफ लैम्डा इंक्रीज मोमेंटम डिक्रीज। तो यानी लैम्डा इंक्रीज होगा तो मोमेंटम आपका ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि इज इक्वल टू एच एफ है और एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो ये आपका एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा, सो दैट्स इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू एच बाय लैम्डा हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ओके, जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इन्होंने वो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है उसको रिलेट किया इस यहाँ पे क्वांटम। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने फिर केसेस लिए डिफरेंट, तो रेडिएशन फॉलिंग ऑन ए
surface and absorb change momentum, तो हमारे पास hc by lambda n is equal to number of photon falling per second, total change in momentum. तो ये इन्होंने उसी तरह किया कि हमारे पास फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू आपका जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल पी बाय डेल टी, तो आपका जो डेल पी है दैट्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल एम सी दैट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा एच बाय लैम्डा, और ये एक फोटोन होगा, लेकिन आपके पास अगर ज्यादा फोटोन होंगे तो आप एन एच बाय लैम्डा हो जाएगा उसका, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने एन एम सी एन एच बाय लैम्डा, तो ये उसी तरह है यहाँ से। इक्वेशन की आपको समझ आ गई जी कि ये इक्वेशन किस तरह आ गया, ये दोबारा समझा दूं? नहीं सर, ठीक है। ओके अच्छा, तो ये भी उसी तरह प्रेशर हमारे पास 4 पर यूनिट। अच्छा, हमारे पास जब पार्टिकल नेचर में जब आप लाइट को स्ट्राइक करोगे तो वो एक जगह पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये तो आपने वहां का एरिया लेना है, ओके, और कितना वो फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि पार्टिकल जब आप पार्टिकल किसी जगह पे फेंकते हो तो वहां पे वो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं लाइट हमारे पास पार्टिकल नेचर में कितना फोर्स कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, तो वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, एन एच बाय लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पता नहीं इस फिगर का मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या, ये आई थिंक उन्होंने इसलिए दिया कि आप जब ओपेक ऑब्जेक्ट को किसी फोटोन के सामने रख दो तो फोटोन को वो आगे बढ़ने नहीं देगा, यानी मोमेंटम यहाँ पे 0 हो जाएगा, जी तो यहाँ पे आएगा और वापस चले जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी माइनस एच बाय लैम्डा के साथ जाएगा, नेगेटिव मोमेंटम के साथ हो जाएगा। माइनस एच बाय लैम्डा के साथ हो जाएगा, यानी माइनस एच मीन्स नेगेटिव मोमेंटम के साथ, मोमेंटम मीन्स की वेलोसिटी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो ये इन्होंने चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे। अच्छा, ये पता नहीं, ये अभी हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसमें ये जा रहे हैं, ये किस तरह जा रही है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन टीचर ने शायद आपको समझाया हो क्लास में। नहीं सर, वो ये शीट पढ़ाते नहीं है, बस दे देते हैं कि पढ़ लेना अपनी। अच्छा, ये डायग्राम नहीं बनाया था बोर्ड पे? नहीं पता नहीं सर, क्या मैंने छुट्टी की होगी उस दिन, मुझे नहीं खाती है। ओके सो अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय फोटोन, तो फोटोन वही है। अच्छा, पार्ट बी, एन एक्स-रे फोटोन ऑफ एनर्जी इतना इज इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन एज इलस्ट्रेटेड, तो ये क्वांटम इफेक्ट से उन्होंने लिए कि इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज 3.0 10 to the -14, रिफ्लेक्टेड फोटोन का जो वेवलेंथ है दैट इज इतना, द फोटोन इज डिटेक्टेड इलास्टिकली ऑन बाय द electron through angle theta, the reflected electron photon have a wavelength of 6.8 times 10 to the -12. अच्छा, on figure 6.1, draw an arrow to indicate a possible energy initial direction of motion of the electron after the photon has been deflected. तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो इसी तरह का होगा, सेम थीटा के साथ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, सही है। तो ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द डिफ्लेक्टेड फोटोन, तो इसका एनर्जी हमने डिफ्लेक्टेड फोटोन का एनर्जी हमने फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू आप पुट कर लो और लैम्डा की वैल्यू 6.80 टाइम 10 पावर -12 हो जाएगा, 3 टाइम 10 पावर 8 हो जाएगा, सही। इसका आपने डिफ्लेक्टेड फोटोन यहाँ पे आपने उसका वेवलेंथ यहाँ पे पुट कर लो, सही है जी सर। ओके। जो आपका फोटोन एनर्जी, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द फोटोन हैज बीन डिफ्लेक्टेड, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, v is equal to f lambda सर। यस तो आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह कर लो कि आपको टोटल एनर्जी गिवन है, इंसिडेंट फोटोन का जो एनर्जी दैट इज गिवन टू यू, एंड इससे आपके पास फोटोन एनर्जी आ जाएगी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा दैट्स इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस फोटोन
एनर्जी माइनस डिफ्लेक्टेड फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी। समझ आ गया आपको? जी जी। तो वो आप इस तरह फाइंड कर लो फिर। तो इससे आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी से फिर आप लैम्डा फाइंड कर सकते हो। नहीं, अगर हम v इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा करें, v इज इक्वल टू c और लैम्डा, ऐसे तो c हो जाएगा, ऐसे तो सिर्फ c आएगा, लैम्डा कट जाएगा, मतलब f की जगह अगर c ओवर लैम्डा लिखे। जी। तो h भी आपके पास है, एनर्जी, वेवलेंथ, स्पीड। अच्छा, एनर्जी आपके पास इस तरह आ जाएगी और एनर्जी के बाद हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ लैम्डा, वेवलेंथ गिवन तो नहीं है इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का गिवन है, रिफ्लेक्टेड फोटोन है एज अ वेवलेंथ। अच्छा इसको कल कर लेंगे। ओके, पार्ट सी, जी सर। explain why the magnitude of the, explain why the okay, explain why the magnitude of the final momentum of the electron is not equal to the change of in magnitude of the momentum of the photon. क्योंकि जो फोटोन का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा अंदर। Where the magnitude of the final momentum of the electron is not equal to the change in magnitude of the momentum of क्या हो जाएगा? एक कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा उसका मोमेंटम जो है फोटोन का। क्यों? मेटल के अंदर कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये बात है, ये बात बिल्कुल इस तरह होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उस पे मेटल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, सही है? तो उन जी। अट्रैक्टिव फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो उसी एनर्जी को रिलीज होने की वजह से ये आपका मोमेंटम कम आएगा। जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कम आ जाती है, लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम तो कहते हैं वो इसी तरह निकल गया, लेकिन एक्चुअल में ये कम होता है, कैलकुलेशन में हमारे पास ज़्यादा आ जाता है। जी। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे इस तरह लग रहा है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन एंड इन द इंसिडेंट okay, wavelength is given to you, deflected photon wavelength is okay. So the photon is deflected elastically by the electron of magnitude m. The wavelength of the deflected photon is given to you. Calculate the for the incident photon the momentum. तो momentum आपके लिए incident photon का जो momentum है p, that is equal to mc and that is equal to m. यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करना है। यानी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सॉरी एनर्जी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो ये आपका एम सी विच इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। So h is 6.62 times 10 to the power minus 34 divided by lambda, that is 6.50 times 10 to the power minus 12। तो यहाँ से आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। इट्स एनर्जी, तो एनर्जी आपने हो जाएगा आपका m v स्क्वायर
तो मोमेंटम टाइम c, तो दैट्स मोमेंटम की वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ से और उसको मल्टीप्लाई कर लो 3 टाइम 10⁸ से, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। हो जाएगा इस इक्वेशन का? जी ये पहले घंटे में हमारे पास मोमेंटम भी आ जाएगा, तो उसमें से हम मोमेंटम इज इक्वल टू mc से m निकाल लेंगे। m क्यों निकालने हैं आपने? mc स्क्वायर के लिए नहीं, mc आपके पास यहाँ से आ जाएगा और इसके साथ c को मल्टीप्लाई कर लो तो mc स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सही है, तो बस ये आप कर लो। अच्छा, पार्ट बी, द एंगल थीटा थ्रू विच द फोटोन इज रिफ्लेक्टेड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h by m naught, c is equal to 1 minus cos theta, where del lambda is the change in momentum of the photon as you calculate the theta angle. ओके, सो थीटा के लिए हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, तो चेंज इन वेवलेंथ आप यहाँ से फाइंड कर लो। 6.84 माइनस 6.54, ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। 6.84 है, ये 6.84 माइनस 6.50 टाइम 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू h। h आपने फाइंड करना है, दैट इज 6.62 टाइम 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 3 टाइम 10 की पावर 8, और ये m इज द मास ऑफ फोटोन। तो मास ऑफ फोटोन की कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो आप मैं गूगल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये क्या दिए है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए या क्या m नॉट दिए? ये वो मास होती हैं, इसको इतना अच्छा नाम देते हैं m नॉट, आई थिंक ये जी। इसको क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं या क्या? मोलर मास तो वो mr होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जी, आई थिंक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मुझे लग रहा है, ME लग रहा है। तो बस आप वो वैल्यू पुट कर लो तो आपके पास थीटा आ जाएगा। अच्छा, यूज एनर्जी कंसिडरेशन टू सजेस्ट व्हाई डेल लैम्डा मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। एनर्जी कंसिडरेशन आपने लेना है और आपने ये कहना है कि डेल लैम्डा मींस कि आपका जो फाइनल लैम्डा माइनस इनिशियल लैम्डा, आपका रिफ्लेक्टेड माइनस इंसिडेंट, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो क्यों? तो वो इसलिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो डिफ्लेक्टेड फोटोन होगा, दैट उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इसके साथ इनवर्स रिलेशन, सॉरी, दैट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ डिफ्लेक्टेड फोटोन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। सही है, यानी आप जब फोटोन जाएगा इंसिडेंट करेगा मेटल के साथ, तो वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसको बाहर निकालने में, और कुछ एनर्जी वो खुद ही अपने पास रख लेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो उसके साथ रिजल्टेंट एनर्जी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू इंसिडेंट एनर्जी, और एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पे वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ कम होगा। तो अगर आप देख लो तो यहाँ पे वेवलेंथ मेरे पास वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा हो गया है। सही है, तो ये होगा। अच्छा, बाकी कल कर लेंगे। ओके जी सर, ठीक है। ये एक पार्ट रहेगा, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है।